अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। नून लीग की क़यादत में पीडीएम जमातें पिछले साल अप्रैल में सियासत नहीं रियासत बचाने का नारा लगाकर हुकूमत में आई थी, मगर अब 9 माह गुजरने के बाद नून लीग की सियासत दोहराए पर खड़ी है। नून लीग अब इस मुश्किल में फंस गई है कि अपनी सियासत को कुर्बान करके मुल्क के मुस्तकबिल को बचाया जाए या अहम फैसलों में ताखीर करके और मुल्क की सलामती को दाव पर लगाकर सियासत बचाने पर फोकस किया जाए। और अहम बात यह है कि पिछले चार माह से अहम माशी फैसलों में मुसलसल ताखीर और बचाने की कोशिशों के बाद हुकूमत ने एक बार फिर मुल्क की सलामती के लिए अहम और नागुज़ीर इकदाम करने का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि IMF की सख्त शराइत मानकर IMF प्रोग्राम को दोबारा ट्रैक पर लाया जाएगा ताकि मुल्क को डिफॉल्ट के खतरात से निकाला जा सके। मगर सवाल यह है कि क्या IMF की शराइत मानने के बाद इसकी महंगाई की सूरत में जो नताइज सामने आएंगे, क्या उसके बाद नून लीग इलेक्शंस में जाने का फैसला कर सकेगी? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से जारी माशी बहरान की वजह से यह तासुर आम हो रहा है कि नून लीग इलेक्शन से दूर भाग रही है। और पंजाब और KP के असेंबली तहलील होने के बाद जब भी नून लीग के रहनुमाओं से सवाल हुआ है कि क्या 90 दिन में इलेक्शन होंगे और आप उन इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, तो वो जवाब देते हैं कि वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। मगर इसके बाद मरदमशुमारी और CCI के फैसलों को इलेक्शन की राह में मुमकिन रुकावट करार देते हैं। हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान में जो इलेक्शन करने हैं इसका फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। ताहम मैंने ये बात जरूर कही है, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स उसको काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की रोशनी, हदायत की रोशनी में उसने नई मरदमशुमारी करनी है। क्योंकि इमरान खान साहब ने अप्रैल 2021 में फैसला किया था कि अगला इलेक्शन जो है नई मरदमशुमारी की रोशनी में होगा, तो ये अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है। PMLN ने फैसला कर लिया है इलेक्शन में जाने का, लेकिन अब किसी भी वजह से, अब मिसाल के तौर पे 2 नाम उन्होंने दिए हैं, 2 नाम हमने दिए हैं। वो कहते हैं कि अगर इनके नामों में से फैसला हुआ तो हम उसको तस्लीम भी करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो अगर कोई इस किस्म का मामला हो जाता है तो लाजमी बात है कि उसमें तवालत जो है वो आएगी। बहुत बड़ी बदकिस्मती है मुल्क की कि आज इलेक्शन भी आपके मसाइल का हल नहीं है। ये हल अब ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आम तौर पे इलेक्शन एक मसाइल का हल होता है। सियासी जमात चले नाकाम हो गई, दूसरी जमात को लोग वोट देकर ले आते हैं कि इससे उम्मीद रखते हैं। अब सब सियासी जमातें जो हैं हुकूमत कर चुकी हैं। नून लीग के रहनुमा कहते हैं कि वो इलेक्शन में जाएंगे, मगर साथ ही अगर मगर और कानूनी रुकावटों का जिक्र करते हैं। इसलिए अब ये सवाल अहम है कि जब हुकूमत IMF के मुतालबात मानेगी, गैर मकबूल फैसले करेगी और इसके बाद मुल्क में महंगाई की एक नई लहर जो आएगी, तो क्या उसके बाद नून लीग इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हो जाएगी या KP और पंजाब असेंबली समेत अक्टूबर के कौमी इंतखाबात को मुताखिर करवाने की कोशिश करेगी? इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब ने और मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। शामी साहब, पहले आपकी तरफ आते हैं। जब PDM हुकूमत आई तो उन्होंने कुछ मुश्किल फैसले लिए IMF का प्रोग्राम बहाल करने के लिए, जिसकी वजह से PMLN का खासतौर पर पोलिटिकल कैपिटल काफ़ी लूज हुआ। लेकिन जब इसाक डार वजीर खजाना बने तो उन्होंने कहा कि IMF के पास नहीं जाएंगे, नर्म शराइत पे जाएंगे। वो मुमकिन नहीं हुआ और अब हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि IMF प्रोग्राम में अगर दोबारा जाना है तो वो मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे, जिससे महंगाई में इजाफा होगा, आवाम पर बोझ पड़ेगा। तो आपको लगता है कि अगर अब ये हुकूमत ये फैसले लेने जा रही है तो इसके बाद क्या 3 महीने के अंदर ये 2 सूबों में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, इलेक्शन में चले जाएंगे? देखिए, इलेक्शन तो दस्तूर के मुताबिक होने हैं और इमरान खान साहब ने क्योंकि असम्बलियां तहलील कर दी हैं तो इसलिए इंतखाबी अमल का आगाज या हो चुका है या होने वाला है। तो अब दस्तूर में तो ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि अगर IMF के मुतालबे पर या तकाजे पर आप कोई सख्त फैसले कर रहे हों तो इंतखाबात मुलतवी हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि हमें हुकूमत का ज़रा हौसला बढ़ाना चाहिए और उसको डराना नहीं चाहिए कि वो मुश्किल फैसले ना कर सके। उसको मुश्किल फैसले करने चाहिए। बाकी इंतखाबात जो हैं उनको भी फेस करना चाहिए, लोगों को अपना नुक्ता नज़र समझाना चाहिए और इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिस्सा लेना चाहिए। इससे आप यानी अगर आप सर रेत में छुपा लेंगे तो मामला चलेगा नहीं, शुतुरमुर्ग तो बन जाएंगे आप, लेकिन आपका सर जो है वो महफूज नहीं होगा। तो जो फैसले हैं वो तो लेने हैं, अगर नहीं लिए जाएंगे उसकी भी भारी कीमत लोगों को भी अदा करनी पड़ेगी और मुल्क को भी अदा करनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत इस पर बिलाकर आमादा हो गई है तो फिर उसे ये फैसले करने दें, उसका जरा थोड़ा हाथ थामें, तो थपकी दें
उसको खौफजदा न करें। तो शामी साहब, आपको लगता है कि दस्तूर के मुताबिक, आईन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, केयर टेकर सेटअप इससे ज्यादा प्रोलॉन्ग नहीं करेगा? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि नून लीग के जितने रहनुमा हैं इस वक्त वो ये कहते हैं कि हम इलेक्शन में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि सीसीआई का एक फैसला मौजूद है, मर्दमशुमारी जारी है, ये इलेक्शन जो होने हैं अब वो नई मर्दमशुमारी पे होने हैं। वो जो अगर मगर आ जाता है वहां पे फिर ऐसा लगता है कि शायद नून लीग ये सोच रही है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं होंगे, प्रोलॉन्ग हो जाएगा केयर टेकर सेटअप। देखिए, ये अगर मगर जो भी होता रहे तो ये कोई हुकूमत के बस में नहीं होगा कि इस तरह का फैसला कर सके। ये तो अदालत ही तय कर सकती है। अगर मामला अदालत में जाएगा और वहां ये बात होगी कि सीसीआई का फैसला मुकद्दम है और उसको पहले उस पर अमल होना चाहिए, फिर इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर तो वहां ये बहस होगी ना। हुकूमत अगर ये चाहती है तो फिर ऐलान कर दे और इलेक्शन कमीशन को इत्मीनान में ले ताकि क्लैरिटी पैदा हो जाए, फिर लोग उसको चैलेंज करेंगे अदालत में। तो मेरा ख्याल इलेक्शन से फरार की जो राह है वो हुकूमत को मजीद कमजोर कर देगी और ये रास्ता उसे इख्तियार नहीं करना चाहिए और बहादुर बन के इंतखाबी अमल में उतरना चाहिए। हार जीत तो होती रहती है, जो हो सो हो। मालिक साहब, आपका क्या ओपिनियन है कि आपको लगता है कि हुकूमत इलेक्शन से फरार चाहेगी, खासतौर पे उस वक्त जब वो मुश्किल फैसले ले रहे हैं जिससे यकीनी तौर पे अगले चंद माह में महंगाई बढ़ेगी, एक आम आदमी पे बोझ बढ़ेगा? तो क्या हुकूमत इसके लिए तैयार है? और आपको भी मामला इतना ही सादा नजर आ रहा है कि आईन और कानून के मुताबिक अगले 90 दिन के अंदर 2 सूबों में इंतखाबात हो जाएंगे? शहजाद, अगर मगर जो शुरू हुआ है ना उसके रीजंस हैं और ये हर कीमत पे, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्लचिंग एट स्ट्रॉज, यहाँ तक कि ये बात भी की शायद राणा साहब ने या किसी और ने कि देखें ये भी तो डिले हो सकता है कि अगर इनकी मर्जी का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं आता पंजाब में तो पीटीआई ने इंदिया दिया है कि वो चले जाएंगे कोर्ट में। उन्होंने कहा देखें उससे भी डिले हो सकता है। मर्दमशुमारी की बात आपने पॉइंट आउट की, ये बिल्कुल आई थिंक ये हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि डिले हो जाए। और खाली पे बाई इलेक्शन की ये बात नहीं हो रही, असेंबलियों के सूबाई के एक बहुत बड़ी ताश लग रही है कि जनरल इलेक्शन कौमी असेंबली का कैसे आपने डिले करना है। आई थिंक एक हमें बहुत सीरियस पॉलिसी पैरालिसिस नजर आ रहा है और लग ये रहा है कि इस गवर्नमेंट के लोगों का सिर्फ जोर अब सारा यही रह गया कि अपने केसेस खत्म करवाएं, अपनी चीजें अपना हाउस इन ऑर्डर करें, इलेक्शन देखी जाएगी। और जो शामी साहब की बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, शामी साहब ने कहा कि इनको चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को इत्मीनान में लें। मेरा ख्याल है शामी साहब वो इलेक्शन कमीशन को आपको मुझे बताए बगैर इत्मीनान में ले चुके हैं और जरूर कोशिश कर रहे होंगे कि वो उनके इत्मीनान पे पूरा उतरे। सो आई थिंक तो मालिक साहब, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये 2 असेंबलीज का मामला नहीं है, आम इंतखाबात जो अक्टूबर में होने हैं उसको भी डिले करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन ये कैसे होगा? क्योंकि शामी साहब ये तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ना कि जो आइन और कानून है, जो दस्तूर है, वो तो इस बात की इजाजत नहीं देता। तो चाहे सूबाई असेंबलियां हो उनका पीरियड 90 दिन से प्रोलॉन्ग करे या जो जनरल इलेक्शन है वो डिले हो, ये तो फिर एक मार्शल लॉ तरह का ही सेटअप होगा ना। ये आइन तो इसकी इजाजत नहीं देता। आपका सेंसस भी हो सकता है और प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी ड्रास्टिक प्रोविजंस हैं कि ड्रास्टिक इमरजेंसी वगैरह के सिचुएशन में आप 6 माह ऐड कर सकते हैं अपने टेनर को, जो नेशनल असेंबली है। ये एक फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हो सकती है, गॉड फेडेड इमरजेंसी भी हो सकती है। कई इमरजेंसीज जेन्युइन होती हैं, कई शहजाद क्रिएट भी कर दी जाती हैं। सो आई थिंक हमें तमाम चीज़ों पर गौर करना चाहिए क्योंकि देखना ये है कि जो इस वक्त हालात हैं, जो इस वक्त इंस्टीट्यूशन के और खान साहब के ताल्लुकात हैं, वो बिल्कुल लोअर स्टेप पे हैं। आप अनऑफिशियली लोगों से मिले तो एक ही बात आप सुनते हैं और खान साहब ने खुद भी कहा कि जी लाल लकीर लगा दी गई है। ये गलत नहीं है, इस वक्त बिल्कुल लाल लकीर है। मुझे लग रहा है कि एक क्राइसिस को केओस में तब्दील किया जा रहा है ताकि कल को सारे खुद ही मिन्नतें करें कि जी आए आके कुछ हमारे हालात ठीक करें, कुछ हम जॉइंट अरेंजमेंट्स करते हैं। अभी खान साहब जरूरत नहीं समझते इनसे बात करने की, ये लोग खान साहब से बात करने पे रवादार नहीं है। ये क्राइसिस जब बहुत ज्यादा डीपन होगा तो शामी साहब, आपको भी क्या यही लग रहा है कि मामला कियोस की तरफ लेकर जाया जा रहा है? और अगर इस क्राइसिस और कियोस से निकलना है तो उसका तरीका क्या है? क्या आम इंतखाबात अपने वक्त पर हो जाए वही तरीका है? जो असेंबली टूटी है वहां पे इंतखाबात हो जाए यही तरीका है? या जो ये बातें हो रही है कि एक प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप हो उसको लंबा चलने दे आप, वो तरीका है क्राइसिस से निकलने का? देखें शहजाद साहब, जितना आप
चीजों को लटकाएंगे वो खराब होती जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप वक्त आपको मिल जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे, मामला उलझ जाएंगे और ये उलझाव जो है वो किसी का काम नहीं आएगा और हुकूमत की पोजीशन कमजोर होती जाएगी। वो जो पंजाबी का मुहावरा है ना कि मूसा मौत से डर के भागा तो मौत आगे खड़ी थी। तो अब आपने जब इख्तियार संभाल लिया और उसके बाद फिर जो भी मुश्किलात हैं उनका आपको सामना करना पड़ेगा। अब गुज़श्ता देखिए 3-4 महीने से जो मामलात को लटकाया जा रहा है उसका नतीजा मनफी आ रहा है और पहले मुश्किलात में इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। अब तो आपके दोस्त मुल्क भी कहने लगे, सऊदी अरब ने बरमला कह दिया है कि भाई हम आपको कोई इमदाद करने वाले नहीं है, कोई आप IMF के प्रोग्राम में आए, एक अपने आप को डिसिप्लिन करें, तभी हम आपका हाथ थामेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम आपको पैसे दें, आप अपने खसारे में उनको इस्तेमाल कर लें, वो भी डूब जाएं पैसे हमारे। तो देखिए ये जो हमारी मुश्किलात हैं ये दुरुस्त है कि एक दिन में पैदा नहीं हुई, एक दिन में इनको हल नहीं किया जा सकता, लेकिन जब आपने जिम्मेदारी उठा ली है और सारा आपने ओखली में दे दिया है तो फिर धमकों से क्या डरना है। अब आगे बढ़े, जितना आप पीछे हटेंगे, जितना आप वसवसों में अपने आप को डालेंगे, अगर मगर का शिकार होंगे, उतना ही आपकी पोजीशन कमजोर होती चली जाएगी। और ये खान साहब जो हैं, अगर उनके साथ बातचीत हो सकती, हमारी सियासी जमातें, हमारे सियासी रहनुमा ये को अकल की होश की बात कर सकते तो बहुत अच्छा होता। इत्तेफाक राय से मामला तय करते और फैसले भी करते, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, हमारी ख्वाहिश से नहीं हो सकता। तो अब आगे बढ़ना होगा, पीछे हटना जो है वो मौत है। सही। जो पीछे हटेगा वो मारा जाएगा। तो खान साहब जो है, इलेक्शन हो, फेयर इलेक्शन हो, लोग फैसला करें, जिसको भी फिर इख्तियार की चाबी दें वो उसको संभाल ले, इसमें मसला क्या है। तो मालिक साहब, एक तो आपने ये बात की कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे नाम के आगे लाल लकीर लगा दी, वो मैं मिटा के दिखाऊंगा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब से बार बार ये सवाल हो रहा है कि आप क्या आएंगे पाकिस्तान और लीड करेंगे कैंपेन को 2 सूबों में जो इलेक्शन होने हैं या जो बाई इलेक्शन इस वक्त होने हैं। तो अभी तक कोई हतमी तारीख तो नहीं है, क्या वजह आपके ख्याल में वो नहीं आ रहे इस वक्त पाकिस्तान, या आपको लगता है कि वो वक्त पर आ जाएंगे कैंपेन लीड करने के लिए? और एक और बात जो लंदन साहब सामने आ रही है कि नून लीग भी इस चीज़ पर गौर कर रही है कि जो उनका एक पहले बयानिया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट या एंटी साबिक आर्मी चीफ, उसको वापस वो रिपीट करें, क्योंकि बीच में तो एक लल आ गया जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था और उसके बाद से जब तक PDM हुकूमत में आई तो वो ऑब्वियसली साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ बात नहीं कर रहे थे, उन पे जो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट उनका नैरेटिव था वो पीछे रह गया। तो अब क्या आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या इमरान खान भी इल्जाम लगा रहे होंगे कि मेरी हुकूमत साबिक आर्मी चीफ ने गिराई, और फिर नवाज शरीफ साहब भी यही कह रहे होंगे कि मुझे जेल में उन्होंने भेजा, हमें हुकूमत से निकाल के PTI को इलेक्शन जिताया? क्या सारी जो इलेक्शन कैंपेन है उसी के इर्द गिर्द घूम रही होगी दोनों जमातों की तरफ से? देखें, बाजवा साहब को विपिंग बॉय बनाने से ना उन्होंने इलेक्शन जीतना है ना दूसरे ने इलेक्शन जीतना है। पहली बात तो यह है कि मियाँ साहब के जो लोग हैं करीबी, वो उनका जो इनिशियल हम प्लान सुनते हैं वो यही था कि वो आए, वो आके उनको सरेंडर करना पड़ेगा कोर्ट के सामने। तो एक आध दिन की बात है, वो चले घर के अंदर भी मिल जाएगी उनको, जिसको कहते हैं जेल बन जाएगा, उनका घर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सेहतमंद नहीं है। उनको सिर्फ कन्विक्शन, अपनी कन्विक्शंस को एक सस्पेंडेड सेंटेंस में कन्वर्ट करने की जरूरत है, फिर वो आज़ाद होंगे। मेरा ख्याल है जब तक वो लीगली उनकी चीजें बिल्कुल एयर टाइट नहीं होंगी वो नहीं आएंगे, और उनका आना ही सबसे बड़ा इंडिकेटर होगा इलेक्शंस के बारे में। लेकिन मुझे अभी ये होता नजर फ्रैंकली नहीं आ रहा। नेशनल असेंबली के इलेक्शंस अगर इस साल के अंदर टाइम पे भी हो जाएं तो मेरे नजदीक एक बहुत बड़ी बात होगी, एक मौजूदा होगा। अच्छा, तो शामी साहब इस वक्त भी ये अफवाहें कह लें या जो बाज़गश है वो तो यही है कि दोनों आउट होंगे फिर इलेक्शन से, ना नवाज शरीफ साहब की वापसी होगी, जिसका इशारा मालिक साहब भी दे रहे हैं कि वो आते हुए नजर नहीं आ रहे, कि आपको भी ये लगता है कि वो नहीं आएंगे? और दूसरा ये कह रहे हैं कि इमरान खान भी सियासत से बाहर होंगे, तो जो भी आम इंतखाबात होंगे इन दोनों के बगैर होंगे, इस तरह की अफवाहें भी आपको लग रहा है इसमें कुछ सदाकत है, मामला तो उस तरफ जा रहे? देखिए, मेरी तो ख्वाहिश है कि दोनों इंतखाबात में हिस्सा लें, नवाज शरीफ साहब भी वापस आए और उनको जिस तरीके से आउट किया गया था, मुल्क की पॉलिटिक्स से बेदखल किया गया था, वो सारा मामला भी रिवर्स हो, और खान साहब जो हैं वो भी इलेक्शन में हिस्सा लें। उसी से हम अपने मामलात को सुधार सकेंगे। कोई मसनूई तरीके से या गैर फितरी तरीके से, कोई किसी अदालती हुक्म से या किसी इंतजामी हुक्म से
अगर कोई रुकावट खड़ी की गई, कोई स्पीड ब्रेकर बनाया गया तो वो काम नहीं देगा। तो बुनियादी बात है, हमें सबक सीखना चाहिए। और ये देखिए, ये जो इस वक्त बात हो रही है ना कि बाजवा साहब को तख्ता मश्क बनाया जाएगा, भाई बाजवा साहब अब तारीख का हिस्सा है। अब नवाज शरीफ साहब उनको निशाना बना लें या इमरान खान साहब निशाना बना लें, उसके हाथ खुचाने वाला नहीं है इनके। बात यह एस्टेब्लिशमेंट मौजूदा जो है वो एक हकीकत है, तो अगर आप उसको निशाना बनाएंगे तो फिर वो मुश्किल सूरत हाल पैदा करेंगे। और देखना यह है कि आप अगर संजीदगी से चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम हो, तो फिर तो इनको बैठकर कोई मुफाहमत की बात करनी चाहिए, कोई ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहिए, सिस्टम में ऐसी इस्लाहात करनी चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट का रोल कम से कम हो जाए और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको एक हद में रखा जा सके। अगर ऐसा नहीं होगा, अपनी अपनी कवाली होगी, तो फिर ये शोर गोगा जो है वो किसी के काम नहीं आएगा। ये बात इनको समझ लेनी चाहिए। और खान साहब और नवाज शरीफ साहब दोनों को हालात जो नए हैं उनके मुताबिक बताना पड़ेगा लोगों को कि हम कैसे मुश्किलात से उनको निकालेंगे, कैसे उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे, कैसे उनके अंदर एतमाद पैदा करेंगे। सिर्फ अब ये जो पुरानी बातें दोहराने से तो मैं नहीं समझता कि मुस्तकबिल जो है वो संवर सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मालिक साहब। मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शामी साहब का कहना है कि दस्तूर के मुताबिक 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात होने हैं, वो वक्त पर हो जाएंगे। मालिक साहब भी कह रहे हैं कि होने तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पूरी कोशिश की जाएगी कि इंतखाबात को मुलतवी करवाया जाए। ना सिर्फ इन 2 असम्बलियों के इंतखाबात को, बल्कि अक्टूबर में जो आम इंतखाबात होने हैं उनको भी मुलतवी करवाने की कोशिश की जाएगी। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले 4 महीनों से IMF का प्लान ताखीर का शिकार है, क्योंकि हुकूमत चाहती थी कि पहले दोस्त ममालिक पैसे दे दें, उसके बाद IMF से नरम शराइत पर मुआहिदा किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि दोस्त ममालिक पैसे दे नहीं रहे और वाजे कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहले खुद रिफॉर्म करे, टैक्सेस लगाए और इसके बाद दोस्त ममालिक मदद करेंगे, यानी कि पहले IMF का प्लान बहाल किया जाए। और अब ऐसा लगता है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि जो IMF की प्री कंडीशंस हैं उनको उन पर अमल किया जाएगा, ताकि IMF का जो मुआहिदा है वो दोबारा बहाल हो सके। और इस हवाले से खबर यह है कि जो वर्चुअल टॉक्स हैं IMF के साथ वो अगले हफ्ते शुरू हो जाएंगी और उम्मीद की जा रही है कि स्टाफ लेवल मुआहिदा जल्द साइन हो जाएगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको लग रहा है कि अब हुकूमत को पता चल गया है कि वाहिद ऑप्शन IMF है और जो उनकी शराइत है, चाहे बिजली की कीमत बढ़ाना हो, गैस की कीमत बढ़ाना हो, टैक्सेस लगाना हो, ये सब करना पड़ेगा, तभी ये प्लान बहाल होगा? जी शुक्रिया शहजाद। मेरे ख़्याल से अब ये बात आ गई है अखबारों में कि और अब TV वगैरह पे कि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि IMF से मुज़ाकरात करके और इस मुज़ाकरात को मुकम्मल करना है। तो ये मैं समझता हूँ खुशाइन बात है हमारी मईशत के लिए, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो मुबारक की मुस्तहक है कि बहरहाल वो उन्होंने जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में कि they've read the writing on the wall, और अब ये सही चीज़ करने जा रहे हैं। और क्योंकि आपने इसी IMF के साथ चंद माह पहले तक डील किया है, तो आपको लगता है कि कहीं कोई रियायत मिल सकेगी, या जो तमाम प्री कंडीशंस हैं जिसमें एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड रखना है, गैस प्राइसेस बढ़ाना है, बिजली की कीमतें बढ़ाना है, ये तमाम कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा और तभी IMF जो है वो फिर हमें अगली किस्त जारी करेगा? हमें थोड़ी सी इसके अंदर मईशत की समझ दिखानी पड़ेगी। अगर हम डॉलर का रियल रेट नहीं रखते तो हमने देख लिया कि पिछले 4 महीने में तकरीबन $1.5 बिलियन जो है वो रेमिटेंस में कमी आ गई है, क्योंकि 10-12% जो रेमिटेंस है वो साइफन ऑफ होकर हुंडी और हवाले की मार्केट में चले जाता है। तो अगर IMF की ये शर्त नहीं भी हो तो ये गुड इकनॉमिक्स तो है ना कि आप इस वक्त जब आपके पास 3-4 बिलियन डॉलर, $4 बिलियन रह गए हों कि इस पर आप $1.5 बिलियन जो है वो रेमिटेंस के कम ना कर दें। इसी तरह आपका एक्सपोर्टर जो है वो 10% पैसे बाहर रख सकता है, और वो 10% पैसे बाहर रखता है, वो भी एक चीज़ देखने की है। तीसरी चीज़ ये कि फिर आप अपने एक्सपोर्टर्स को अनकम्पेरेटिव कर रहे हैं दुनिया में, और अगर आपकी कोशिश ये है कि एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट बढ़े, तो फिर ये तो अजीब सी बात है ना कि हुकूमत जो है वो 260 रुपए की मार्केट में 228-229 रुपए का डॉलर जो है वो इंपोर्टर को दे रहा है, जबकि इंपोर्टर जो वो माल मंगवा रहा है तो वो 260 के हिसाब से ही बेच रहा है, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 260 है। तो ये, और उसके बाद फिर आपने जब ये आपने हरकत की तो उसके बाद थोड़ी सी डिफ़ॉल्ट रिस्क आपने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से एक और डिमांड फॉर डॉलर आपने क्रिएट कर दी कि जिसके तहत रुपयों में होर्डिंग शुरू हो गई डॉलर्स की, कि लोगों ने स्टोर ऑफ वैल्यू करना लगा।
तो ये IMF की शर्त तो है मेरे ख्याल से कि रुपये के अंदर मार्केट के अंदर आप उसको प्री डिटरमिन्ड रेट ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गुड सेंस का भी तकाजा है और गुड इकनॉमिक्स का भी तकाजा है कि आप इसको फ्री मार्केट पे छोड़ दें। मिफ्ताह इस्माइल साहब, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो माली मुश्किलात हैं ये पहले भी आई हैं, लेकिन आज जितने बुरे हालात नहीं हुए, यानी कि करंट अकाउंट के इश्यूज पहले भी पैदा हुए हैं, डॉलर शॉर्टेजेस हुई हैं, लेकिन इस वक्त जो हमें कर्जा अदा करना है वो एक बहुत बड़ा बोझ है, तो डॉलर्स हमें हर साल चाहिए होंगे। इसके अलावा कभी ये नहीं देखा गया कि ग्रोथ इतनी कम हो जाए और इतने मसाइल पैदा हो जाएं जो इस वक्त इंपोर्ट को लेकर हैं, एलसीज को लेकर हैं, कि बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स हो या दूसरी फैक्ट्रीज हो, वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर दें। तो आप भी इस बात से मुत्तफिक है, क्या ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे गए पाकिस्तान में? देखिए, जो इस वक्त आप ये समझ लें कि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं दुनिया भर में और पाकिस्तान में कि जिससे एक सारे मनफी चीज़ें हुई हैं। मिसाल के तौर पे दुनिया में जितना इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, इतना मेरे ख्याल से 30 साल में कभी भी इतना हाई इंटरेस्ट रेट नहीं रहा। जितना दुनिया के अंदर मिसाल के तौर पर जो इन्फ्लेशन था वो कभी इतना हाई नहीं रहा। अब तो डॉलर नीचे आया, नहीं तो डॉलर जो था जितना ऊपर था दूसरी करेंसीज के सामने, यूरो के सामने, येन के सामने, ब्रिटिश पाउंड के सामने, ब्रिटिश पाउंड तकरीबन पैरिटी पे आ गया था, येन पैरिटी पे आ गया था, सॉरी यूरो पैरिटी पे आ गया था डॉलर के साथ। तो ये डॉलर की बड़ी तेज़ी थी, इन्फ्लेशन था, इंटरेस्ट था, ये तो दुनिया के हालात थे। उसके बाद फिर यूक्रेन की जो जंग आई तो आपका गैस इतना महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, उसके एक और असरात हो गए। इससे पहले चल रहा था इवन बिफोर द वॉर एक इंटरनेशनल सुपर कमोडिटी सुपर साइकिल, जिससे कमोडिटीज़ महंगी थी, गंदम महंगी हो गई, यूरिया महंगी हो गई, दीगर चीज़ें महंगी हो गई, कपास महंगी हो गई। तो ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव थी दुनिया भर में। और फिर पाकिस्तान के हालात ये थे कि यहाँ पर एक तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट लास्ट ईयर इमरान खान साहब 18 बिलियन 17.5 बिलियन का छोड़ के गए, वो एक बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट था। उसके बाद आपको 20 अरब 21 अरब डॉलर इस साल वापस करने, और अब हर साल ही वापस करने होंगे क्योंकि आपका 100 अरब डॉलर का लोन हो गया, तो हर साल आपको वापस करने हैं। और क्योंकि वापस करने के आपके पास पैसे नहीं होते तो आप एक मुल्क से कर्ज लेकर दूसरे मुल्क को देते हैं या एक इदारे से कर्ज लेकर दूसरे इदारे को देते हैं। तो जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे हम इस हालात में रहेंगे। फिर उसके बाद खान साहब ने जो हरकत की और फरवरी के अंदर गैस की प्राइस कम करके IMF का माहिदा तोड़ा, वो मेरे ख्याल से एक पाकिस्तान को डिफिकल्टी में लेके गया और उसका फिर सद्देबाब हमने किया। लेकिन उसके बाद आपने बिल्कुल दोबारा बहाल किया IMF का प्रोग्राम, लेकिन अगर अक्टूबर में हम इस IMF प्लान को कंटिन्यू करते और जो मेजर्स लेने की हम कमिटमेंट कर चुके थे वो ले लेते, तो क्या आज हालात ज्यादा बेहतर ना होते, कम से कम जो आज हालात हैं उनसे? क्योंकि देखिए, अक्टूबर में ज़र मुबादला के ज़खायर 8.8 बिलियन डॉलर के थे, आज 4.6 बिलियन डॉलर के हैं। अगर IMF प्रोग्राम में होते तो शायद दोस्त ममालिक भी हमें पैसे दे रहे थे, जो आप कह रहे थे कि 4 बिलियन डॉलर की शॉर्टेज है वो हमें मिल जाएंगे, तो वो पैसे भी मिल जाते। और क्योंकि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर अक्टूबर से लेकर आधे हो चुके हैं, तो जो गैप है इंटरबैंक मार्केट में, ओपन मार्केट में, उसकी वजह से तरसीलात ज़र में कमी आ रही है। अक्टूबर से लेकर अब तक 16% की कमी है। एनुअली ये फिगर 4.5 बिलियन डॉलर का बनता है। तो यानी कि आज दोस्त ममालिक 4 बिलियन डॉलर दे भी दे तो वो जो हम नुकसान रेमिटेंसेस ना आने की वजह से कर रहे हैं वही पूरा होगा, उससे ज्यादा हमारे रिजर्व में फायदा नहीं होगा। तो अक्टूबर में ये फैसले कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर पोजीशन नहीं होती है। देखिए, एक तो ये काउंटर फैक्चुअल है, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि अगर एक हम इनर्शिया हटा दिया और फिर से वापस से मोमेंटम लाना है तो वो बड़ी मुश्किल हो गई थी। और एक जब बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम रिन्यू करा था और सितंबर तक, देखें ये हुकूमत भी बार बार कहती रही कि सितंबर तक का रिव्यू कर लो, तो उसका ये वजह था कि सितंबर तक हमने तकरीबन चीज़ें ठीक रखी हुई थी और सितंबर तक का रिव्यू कर सकते थे। और अब खैर क्या बोले आदमी, लेकिन ये कि ये मुल्क का नुकसान हो गया है। देखें, आपने जो बात बताई कि ज़र मुबादला का भी नुकसान हो गया, लेकिन जो इंडस्ट्री बंद हुई है, थोड़ी सी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो गए हैं क्योंकि हमने अपने एक्सपोर्टर्स को अनकम्पैरेटिव किया है। एक्सपोर्टर्स ने पैसे बाहर रखना शुरू कर दिए हैं, जो होर्डिंग डॉलर्स की हो गई है, तो उससे महंगाई भी और होती है। तो बहुत सारी वजूहत हैं जिससे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो आप कह रहे हैं सितंबर तक का रिव्यू जो है कर लेते तो फ़ायदा हो जाता, उस वक्त हालात बेहतर थे। तो आज आप भी ये मेरे ख्याल से सवाल कर सकते हैं कि मुझे क्यों निकाला फिर, क्योंकि वो फैसले शायद अक्टूबर में आप भी ले लेते जो आज हम जनवरी फरवरी में लेने की बात कर रहे हैं, वो फैसले अक्टूबर में भी लिए जा सकते थे। देखिए, नहीं
नहीं देखें, इसमें एक लेट्स टेक इट सीरियसली एंड देखें, मियां नवाज शरीफ जब ये कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, तो उनको पाकिस्तान की आवाम हुकूमत में लेके आई थी और वो ये कह रहे थे कि आपने अकामे के बेस पे मुझे क्यों निकाला, जबकि मुझे पाकिस्तान की आवाम ने लेके आए थे। मुझे तो शहबाज शरीफ लेकर आए थे और इनका ये सवाब था कि वो मुझे निकाल सकते हैं। आवाम ये ज़रूर उनसे पूछ सकती है कि आपने मिफ्ता को निकाल के डार साहब को लेकर आए हैं तो क्या अच्छा आई है, वो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन वो उनका सवाब दीदा और उन्होंने मुझे निकाला। मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ ना कि आपको अगर बतौर वजीर खजाना हटाया, और उस वक्त हटाया है जब हुकूमत इस बात का क्रेडिट ले रही थी कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, और जाहिर सी बात है आपका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने बचाया है, तो उस वक्त आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और आपको हटा दिया गया, तो आज हालात बेहतर हैं या अक्टूबर में हालात बेहतर थे? इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ ना, फिर आप सवाल तो कर सकते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला। देखें ऑब्वियसली देखें, मैं जो भी मैं करता था शहबाज शरीफ साहब के मर्ज़ी से करता था और उनका पॉलिटिकल कैपिटल था। मैंने तो पहले भी गुजारिश करी है कि मेरा या डार साहब का तो कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, मियां नवाज शरीफ का और शहबाज साहब का था। हमने रिकमेंडेशन करनी होती है इस फाइनेंस मिनिस्टर की, ये चीज़ें करें आप, प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी पुश बैक होती है, लेकिन बहरहाल हमने जो भी इक़दाम किए उसकी वजह से अल्लाह की मेहरबानी से हमने पाकिस्तान को उस वक्त डिफ़ॉल्ट से बचाया। और जब मैं जा रहा था तो उस वक्त डिफ़ॉल्ट की बातें कोई होती भी नहीं थी, और उसके बाद मतलब ये कि तो करेंसी भी ठीक थी, एवरीथिंग वाज ओके, थिंग्स वर गेटिंग बेटर। अब थिंग्स ख़राब हो गई हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली यू हैव टू क्वेश्चन के पिछले जो 2-3 महीने में कारकर्दगी रही है, उसके अंदर हमको देखना है कि कैसी कारकर्दगी रही है। और मिफ्ता साहब, अब पॉलिटिकली भी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया ये फैसले इस वक्त करना, क्योंकि अब केपी असेंबली, पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो चुकी हैं, विद इन 3 मंथ्स वहाँ पे इलेक्शन होने हैं। तो इस वक्त अगर आपकी हुकूमत ये अहम इकदाम उठाने जा रही है जिससे यकीनन अवाम पे महंगाई का बोझ बढ़ेगा, तो आपको लग रहा है कि हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि इंतखाबात भी साथ साथ लड़े जब महंगाई में इतना इजाफा हो रहा होगा? देखिए, मैं पहले भी ये बात करता था कि हमें अव्वलीन तरजीह जो है वो रियासत बचाने की होनी चाहिए, ना कि सियासत बचाने की होनी चाहिए। और ये आई थिंक कि ये एक सियासतदान को ये बात एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान हैं तो पाकिस्तान के अंदर सियासत करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो अफजल होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये फ़ैसले नहीं लेते जिसको आप मुश्किल फ़ैसले कहते हैं और जो कि बड़ी आवाम के ऊपर मुश्किल डालेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता जिस रविश पे आप जा रहे हैं उस रविश पे चले गए, अगर IMF उठ के चला गया और दोस्त ममालिक ने ऑलरेडी आपको जो कह दिया है वो कह दिया है, तो फिर आप किधर जाएंगे? उसके बाद जो आवाम की मुश्किल होगी वो क्या होगी? तो आपने तो आवाम की मुश्किल मिनिमाइज़ कर रहे हैं, आप बढ़ा नहीं रहे मुश्किल, आप बड़ी मुश्किल से बचा रहे हैं। ये दूसरी बात समझने की बहुत ज़रूरत है। और जब हुकूमत ये इकदाम ले तो मेरी मीडिया से और बिलखसूस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा स्पेस दें इस हुकूमत को। अगर ये आपके मुश्किल फ़ैसले लेती है और अगर गैस महंगी करती है या दीगर चीज़ें होती हैं तो थोड़ी सी स्पेस दे कि इनके पास चॉइस नहीं है। हाँ, ये वो रिफॉर्म्स हैं मिफ्ता इस्माइल साहब जिन पर हम बार बार बात करते रहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में आप गैस महंगी खरीदें, पेट्रोल महंगा खरीदें और सस्ता बेचें। ये और इसके अलावा कई रिफॉर्म्स हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है 500-600 अरब रुपए का सालाना नुकसान करें, हमने इन पर फैसले करने हैं। लेकिन मसला वहाँ होता है कि जब कोई आके ये दावा करता है कि हम IMF से बेहतर नेगोशिएट कर सकेंगे, हमें पता है IMF से कैसे डील करना है, वी डोंट केयर अबाउट IMF। और इसमें मैं सिर्फ मैं इसमें इसाक डार साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, इसी किस्म के दावे असद उमर साहब ने भी किए थे, शौकत तरीन साहब ने भी वो भड़कियां मारी थी कि हम ये करके दिखाएंगे। होता कुछ नहीं है प्रैक्टिकली। जब वो खुद सीट पे आते हैं उनको पता है कि IMF जो कह रहा है वो करना पड़ेगा, आपको अपनी मईशत को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये मसला होता है ना। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूँ, मैं खुद भी IMF में नौकरी कर चुका हूँ और जिस यूनिवर्सिटी से मैंने PhD करी थी, IMF का जो आज मिशन चीफ है उसने भी उसी यूनिवर्सिटी से PhD करी थी, मैंने थोड़ी सी पहले करी हुई थी उससे। जो IMF बात कह रहा है वो क्या कह रहा है? आपको ये कह रहा है जब आप पेट्रोल सस्ता बेच रहे थे कि यार आप जितने खरीद रहे हैं उससे सस्ता पेट्रोल ना बेचो। तो मुझे तो सऊदी मिनिस्टर ने भी कहा था, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि तुम हमसे सस्ता डीजल बेच रहे हो। हम एक ज़माने में UAE से सस्ता पेट्रोल और डीजल बेच रहे थे। जिन ममालिक से आप जाके पैसे मांगते हैं उन मुल्कों से, जिन मुल्कों में तेल निकलता है उनसे आप सस्ता पेट्रोल और डीजल कैसे बेच सकते हैं? आज अगर पाकिस्तान के अंदर 960 या 970 रुपये की गैस की एवरेज कॉस्ट है तो आप नहीं गैस बढ़ाएंगे, और अगर आप इंडस्ट्री को भी, सीमेंट इंडस्ट्री को भी, फर्टिलाइज़र को भी, सबको, जनरल इंडस्ट्री को भी सब्सिडाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो पैसे पूरे होंगे ना। अगर वो आप पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, पिछले 2-3 साल में खान साहब ही करके गए थे गैस की कंपनियां। उसके बाद अगर आप ये पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो अगर आप पैसे प्रिंट करते हैं या पैसे बैंक से लेते हैं और उससे मनी सप्लाई बढ़ती है, उससे भी इन्फ्लेशन आता है। आपको दूसरा स्टेप भी तो सोचना है ना। आप सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि पैसे नहीं बताइएगा कि ये IMF के प्रोग्राम में जाना, ये तो ऑब्वियसली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को डिफॉल्ट से बचाएंगे, लेकिन आगे का भी सफर जो है बड़ा कठिन है। जरा बताएं कि कैसे हम अपने रिजर्व्स को बिल्ड कर सकते हैं। इस वक्त तो बिल्कुल $4.6 बिलियन वाले हालात हैं, क्योंकि हम कोई बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकते। जो रेट है इस वक्त
दोस्त ममालिक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे अब पाकिस्तान को उस तरीके से सपोर्ट करने में जैसे माजी में किया है, क्योंकि ऑलरेडी उनके काफ़ी डिपॉजिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं, तो सिर्फ महज रोल ओवर के जरिए तो आपने रिजर्व्स को नहीं बढ़ा सकते। तो कैसे फिर इन हालात में अपने रिजर्व्स को बढ़ाएं जब इंपोर्ट्स नहीं हो रही हैं, एलसीज नहीं खुल रही हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रही। टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स $20 बिलियन की करने का सोच रहे थे, अब शायद $16 बिलियन क्यों? कैसे रियलिस्टिकली अपने रिजर्व्स को बढ़ा सकते हैं इन हालात में? भाई एक ही तरीका है किसी भी हालात में, कोई भी हालात हो, कि आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है और आपने इंपोर्ट या कम करना है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप उधार ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं पिछले चंद सालों से कि आप एक मुल्क से उधार लेके दूसरे मुल्क को देते हैं, एक इदारे से उधार लेके दूसरों को देते हैं। कोई जादू थोड़ी है ये, मतलब मईशत को इतना थोड़ा सा आदमी अगर सोच ले कि भाई आपके पास डॉलर्स की कमी है, आपको हर साल $20 बिलियन वापस करने हैं, इस साल 21 देने, अगले साल शायद इससे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये जब 21 आप देंगे वापस, तो ये कहाँ से देंगे? आपके पास तो नहीं है, आप कर्ज लेके देंगे, तो ये 3-4 साल बाद ये भी वापस करने पड़ेंगे। तो कभी ना कभी हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा हमसे इंपोर्ट से। 1992 में हमारा भी उतना ही एक्सपोर्ट था जितना वियतनाम का एक्सपोर्ट था। आज उसका 300 अरब का एक्सपोर्ट है, हमारा 30 बिलियन का एक्सपोर्ट है। तो हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे एक्सपोर्ट के? पाकिस्तानियों में कोई कमी तो नहीं है। अगर हम ये पॉलिसीज़ बेहतर कर लें तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सकते? लेकिन ये चीज़ें की तरफ हमको जाना पड़ेगा ना। जब हम आर्टिफिशियली, जब करेंसी की मिसाल के तौर पर आप ये बात कर रहे थे, रख रहे हैं, तो एक ये नुकसान तो होता है ना कि आपकी एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी कम हो गई है, आपकी एक्सपोर्ट एज अ शेयर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट कम हो गई है। तो हम अगर एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, देखें अब कोई और तरीका नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, आप अब इतने अरसे तक हम आहिस्ते आहिस्ते मुल्कों से, दूसरे ममालिक से, इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेते रहे, फिर इस साल जो है आपका फ्लड आ गया, वो भी एक बहुत ज़्यादा आपको इसने झटका दिया, आपकी कपास ख़राब हो गई, दीगर चीज़ें ख़राब हो गई। अब हुकूमत ये काम कर रही है, अल्लाह करे ये इसमें कामयाब हो जाए, तो उसके बाद एक ऐसा कौम हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको अब एक्सपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, हमको पैदावार की तरफ जाना पड़ेगा, हमको सनती पैदावार भी बढ़ानी पड़ेगी, और बिलखुसूस हमको ज़रूरी पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। एक आर्गुमेंट ये है कि पाकिस्तान क्योंकि एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, तो आप जितना भी अपने रुपए को डीवैल्यू कर दें, एक्सपोर्ट्स में आपका इतना इजाफा नहीं होगा। थ्योरेटिकली आई एग्री विथ यू कि एक तो हम अपने इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज करते हैं जब अपने करेंसी को ओवर वैल्यू रखते हैं, और दूसरा ऑब्वियसली हम अपने एक्सपोर्टर्स को चांस नहीं दे रहे होते कि वो इंटरनेशनल मार्केट में compete कर सकें। लेकिन जो दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपने 2017 में $100 का डॉलर था, वहां से आप 250 तक लेकर आ गए, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट्स में कोई 100% या उससे ज्यादा का इजाफा नहीं हुआ। और जितना इजाफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में किया भी, खासतौर पर आखिरी साल में, उसका ज्यादा क्वांटम जो है वो वैल्यू पे था, ना कि क्वांटिटी पे था। तो फिर ये आर्गुमेंट कहते हैं वहां पे किल हो जाता है पाकिस्तान के सिनेरियो में, जहां पे हम सिर्फ ये कहते हैं कि अपने करेंसी को डीवैल्यू करके आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें। शायद जापान ने ये किया हो कामयाबी के साथ, चाइना ने किया हो, हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात एकदम आर्गुमेंट जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखें, एक तो हमारी कोई ऐसी इंपोर्ट बेस्ड इकानमी नहीं है। अगर हम 20-22% ऑफ द इकानमी इंपोर्ट करते हैं तो ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। लोग इससे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान की साइज़ की इकोनॉमी में अगर इतना इंपोर्ट हो रहा है तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। द आइडिया इज़, देखें ना, बांग्लादेश मिसाल के तौर पर वो तो कपास भी नहीं है, वो धागा इंपोर्ट करता है या कपड़ा इंपोर्ट करता है, गारमेंट्स बना के वैल्यू एडिशन करके बेच देता है। अब अगर मिसाल के तौर पर आप डिवैल्यू करते हैं या डिवैल्यू होने देते हैं या फेयर मार्केट वैल्यूज़ होने देते हैं, और अगर इसमें से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, मिसाल के तौर पर अब गाड़ियाँ आ रही हैं, और अगर गाड़ियाँ महंगी होती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं और थोड़ी सी गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं, तो हो जाने दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है, लेकिन इस चीज़ों में जो है वो अमीर लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उनके कंजम्पशन के अंदर उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसमें इंपोर्टेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। गरीब आदमी के लिए इतनी इंपोर्टेड चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन जब आप पूरी इकोनॉमी को स्लो करते हैं तो सबसे ज़्यादा गरीब की नौकरी जाती है। एक तो ये भी इशू है ना कि हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया अपनी एक्सपोर्ट्स को मुख्तलिफ सेक्टर्स में, कैपेसिटी का भी इशू है, क्योंकि हमारे सामने मिसाल तो है ना, हम $100 से डॉलर को 250 लेके गए हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स में नहीं इजाफा हुआ है। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये है मेरे भाई कि आपने सिर्फ नॉमिनल नंबर्स नहीं देखने होते हैं, आपने इसको देखना होता है कि इस पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्या है कंपेयर टू आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स। अगर ट्रेडिंग पार्टनर्स के अंदर 2% इन्फ्लेशन चल रहा है, आपका 12% चल रहा है, तो 10% तो आपकी करेंसी ओवर वैल्यू हो जाएगी अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो। आप देख लीजिए कि रेयर के हिसाब से 2010 पे, वहीं पे आज जो डॉलर का रेट है रेयर के हिसाब से वो 2010 में था, नॉमिनल वैल्यू 2000 है इन्फ्लेशन की वजह से। आपने ऐसा तो नहीं है ना कि आपने लो इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर डिवैल्यूशन कर दिया। हमारे तो ट्रेडिंग पार्टनर से हमारे यहाँ ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो इसमें मैं आपको सच बताऊं, देखें, जिस तरह और कमोडिटी होती हैं, डॉलर भी एक कमोडिटी होती है। हमको जो नंबर फोकस करना चाहिए वो फोकस करना चाहिए एक्सपोर्ट्स, हमको फोकस नहीं करना चाहिए डॉलर का नंबर। अगर हमको ये सोचना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को शाबाशी इस पे मिलनी चाहिए, या
डीमेरिट इस पे मिलने चाहिए कि आपने एक्सपोर्ट कितना किया और एक्सपोर्ट कितना बढ़ाया। अगर आप डॉलर को चेस करते रहेंगे लेकिन इस वक्त एक जो मसला है, और ये कुछ मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी, साकिब शिरानी साहब ने खासतौर पे इस कंसर्न का इजहार किया था कि देखिए अब ये जो प्रोडक्शन कम हो रही है, कोई बंद कर रहा है, कोई आर्जी तौर पे बंद कर रहा है, इसका ये अगर लास्ट किया फॉर लॉन्ग टाइम तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट हो सकता है कि कंपनीज जो मशीनरी मंगवा रही थी पिछले 2-3 साल में या प्रोडक्शन एनहांस करने की कोशिश कर रही थी वो नहीं करेंगी। और आपको पता है कोविड में एक पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ जब बांग्लादेश बंद था, इंडिया बंद था, कि हमें एक्सपोर्ट्स के वो ऑर्डर्स जो कि वॉर ऑफ टेरर की वजह से या बिजली की लोड शेडिंग की वजह से नहीं मिल रहे थे 12-13 में, वो कोविड के दौर में मिले। बट अगर वो मार्केट हम लूज कर दें इसलिए क्योंकि एलसीज नहीं खुल रही है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें, तो फिर क्या होगा? ये तो मुस्तकिल नुकसान हो जाएगा प्रोडक्शन बंद होने से। तो ये शहजाद भाई, ये आर्ग्यूमेंट एकदम मुख्तलिफ है आपके, उस पर जवाब देता हूँ। एकदम वैलिड आर्ग्यूमेंट है। जो पहली वाली बात थी वो एकदम गलत मेरा समझता हूँ कि जिसके अंदर डॉलर की नॉमिनल वैल्यू पे हम सोचें कि अगर हमारा डिवैल्यू क्यों नहीं कम हो रहा है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा, वो हमको देखना है कि हमारा एक्चुअल यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना है। ये वाली जो बात है आपकी कि एक मरतबा कस्टमर को खो देने से बहुत नुकसान होता है। जब लोगों को ये लगा कि हमारी एलसियाँ खोलना बहुत मुश्किल हो गई हैं, तो जो मैं जानता हूँ टेक्सटाइल वालों को कि जिनको ऑर्डर था तो उनके ऑर्डर हालांकि वो सस्ता दे रहे थे, वो लोगों ने चीन से जाके थोड़ा सा महंगा लिया, थोड़ा सा हमसे लिया, थोड़ा सा उनसे लिया, एवरेज करी उन्होंने, लेकिन पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान की तरफ नहीं दिया, थोड़ा सा इधर उधर दे दिया। दैट इज़ ट्रू। आपको 1-2-4 साल के लिए लॉन्ग टर्म इसको वो स्टेबल करना पड़ेगा। और जो आपने बात करी कोविड के अंदर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, उसके बाद कोविड ने जो बैंकों ने लोन दिए, लेकिन मैं उस पर भी गुजारिश करता हूँ, देखें 500 अरब रुपए के आपने टर्फ लोन दिए, दीगर लोन दिए, लेकिन कभी मेरे ख्याल से स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम के लोग साथ तो नहीं बैठे थे उस ज़माने में 2020-21 में और डिसाइड तो नहीं किया था कि जो नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उनको गैस कहाँ से देंगे, जो नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उनको बिजली कहाँ से देंगे। तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई है नूरियाबाद के अंदर, पंजाब में, दीगर जगहों पे जो फैक्ट्रियाँ बंद रखी हैं क्योंकि आपने पैसे दे के उनको फैक्ट्रियाँ लोन तो दे दिए, उन्होंने बेचारों ने फैक्ट्री भी लगा दी, लेकिन आप गैस नहीं दे पा रहे, आप बिजली नहीं दे पा रहे। तो हुकूमत को कुछ कड़े फैसले आप लेने पड़ेंगे कि यार शायद थोड़ी सी लोड शेडिंग कर लो लेकिन इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में चलने दो। उसके बाद आपको ये भी फैसला करना पड़ेगा कि अगर आपकी डोमेस्टिक के अंदर 20% गैस जो है UFG हो जाती है, अनअकाउंटेड फॉर गैस, तो फिर आपको शायद हाई प्रेशर पे सारी इंडस्ट्री को ही गैस देनी चाहिए, प्रिजर्व करनी चाहिए। ये बहुत सारे फैसले हैं जो मेरे ख्याल से हमको लेने चाहिए। एक और ऑब्वियसली जो तरीका है अपने रिजर्व्स को बढ़ाने का, या तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आए जो कि हर साल हम देख रहे हैं कम होती जा रही है, प्राइवेटाइज करें, अपने एसेट्स को बेचें। अब तो दोस्त मौली कह रहे हैं कि कर्जा नहीं देंगे, एसेट्स खरीदेंगे। लेकिन ट्रूली क्या मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे में अब वो कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस रह गई है कि हम अपने एसेट्स को भी प्राइवेटाइज कर सकें? क्योंकि पिछले 15 साल में कोई बड़ा इदारा हमने प्राइवेटाइज नहीं किया है। तो यहां पे क्या पॉलिटिकल विल का मसला है या कॉम्पिटेंस का भी इशू है कि हम बेच ही नहीं सकते, अपने आप को मार्केट ही नहीं कर पाते? पॉलिटिकल इशू तो है, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये भी फैक्टर है जिसकी वजह से हम नहीं कामयाबी से ये कर सकें? देखें कॉम्पिटेंस का इशू तो है पाकिस्तान में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कॉम्पिटेंस का इशू है, पॉलिटिशियंस के अंदर भी कॉम्पिटेंस का इशू है। बहुत सारे ऐसे वज़रा होते हैं जो इस मनसब पे बैठे होते हैं जो उनको काम नहीं पता, और बहुत सारे ऐसे सेक्रेटरीज भी होते हैं जिनको काम नहीं पता। इसका ये मतलब नहीं कि सारे ऐसे हैं, बहुत सारे बहुत काबिल लोग भी हैं। दूसरा मसला जो प्राइवेटाइजेशन का मैं समझता हूँ वो कानून का नुक्स है। कानून में सुकम है। जो कानून इस वक्त अगर आप टू द लेटर फॉलो करें और हर चीज़ एकदम स्पॉट ऑन टाइम हो जाए तो भी 460 दिन लगेंगे, विच इज़ 1.5 साल लगेगा आपको प्राइवेटाइज करने में। 1.5 साल में तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आप उसको कानून को भी तो आसान करते ना। आपने कानून के अंदर ये सोचा हुआ है कि हर आदमी चोर है और उसको शायद कहीं से हम चोरी के लिए बचा रहे हैं, उसके पीछे से नैब आ जाती है, उसके पीछे से वना आ जाता है, तो फिर आदमी कैसे प्राइवेटाइज करेगा? कोई सेक्टरी प्राइवेटाइजेशन होगा वो तो सोचेगा कि मैं तो जेल जाऊंगा कुछ भी करके, और 460 दिन के किसी प्रोसेस में लगे तो हो ही नहीं सकता। 2007 से मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बैंक है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बैंक जो नुकसान कर रहा है, 2008 से वो प्राइवेटाइजेशन पे है, और 2008 के बाद से 4-5-6-7 वज़राए आज़म आ चुके हैं, वो चीज़ प्राइवेटाइज नहीं हुई अब तक। तो ये तो मसला नहीं है कि किसी एक आदमी का कसूर है, किसी एक हुकूमत का कसूर है ये, और ऑब्वियसली इतनी कॉम्पिटेंस का भी मसला नहीं, तो कानून में भी सुकूम है। अभी मिसाल के तौर पर जब UAE आपसे शेयर मांग रहा था तो हम नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि G2G का हमारे पास कोई था नहीं। उसके बाद मेरे ख्याल से अब कानून आ गया है, कानून पास हो गया है, तो उसके तहत हो सकता है। लेकिन हमको प्राइवेटाइजेशन के कानून को आसान करना पड़ेगा, हमको हर आदमी को चोर बोलने से गुरेज करना पड़ेगा अनलेस कि वो सचमुच चोर हो। और ये मैं अगेन शहजाद भाई, ये मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि हर आदमी हर वक्त चोरी नहीं कर रहा होता है। तो मतलब अगर आपने इस तरह करना है तो फिर कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो हाथ नहीं रखाएगा प्राइवेटाइजेशन के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पिछले 4 महीनों से IMF का प्लान ताखीर का शिकार है, क्योंकि हुकूमत चाहती थी कि पहले दोस्त ममालिक पैसे दे दें, उसके बाद IMF से नरम शराइत पर मुआहदा किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा हो नहीं रहा, क्योंकि दोस्त ममालिक पैसे दे नहीं रहे और वाजे कर रहे हैं कि पाकिस्तान पहले खुद रिफॉर्म करे, टैक्सेस लगाए और इसके बाद दोस्त ममालिक मदद करेंगे, यानी कि पहले IMF का प्लान बहाल किया जाए। और अब ऐसा लगता है कि हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि जो IMF की प्री कंडीशंस हैं उन पर अमल किया जाएगा, ताकि IMF का जो मुआहदा है वो दोबारा बहाल हो सके। और इस हवाले से खबर यह है कि जो वर्चुअल टॉक्स हैं IMF के साथ, वो अगले हफ्ते शुरू हो जाएंगी और उम्मीद की जा रही है कि स्टाफ लेवल मुआहदा जल्द साइन हो जाएगा। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर ख़जाना डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपको लग रहा है कि अब हुकूमत को पता चल गया है कि वाहिद ऑप्शन IMF है और जो उनकी शराइत है, चाहे बिजली की कीमत बढ़ाना हो, गैस की कीमत बढ़ाना हो, टैक्सेस लगाना हो, ये सब करना पड़ेगा, तभी ये प्लान बहाल होगा? जी शुक्रिया शहजाद। मेरे ख्याल से अब ये बात आ गई है अखबारों में कि और अब TV वगैरह पे कि हुकूमत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि IMF से मुज़ाकरात करके और इस मुज़ाकरात को मुकम्मल करना है। तो ये मैं समझता हूँ खुशाइन बात है हमारी मईशत के लिए, और मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है वो मुबारक की मुस्तहक है कि बहरहाल वो उन्होंने जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में कि they've read the writing on the wall, और अब ये सही चीज़ करने जा रहे हैं। और क्योंकि आपने इसी IMF के साथ चंद माह पहले तक डील किया है, तो आपको लगता है कि कहीं कोई रियायत मिल सकेगी, या जो तमाम प्री कंडीशंस हैं जिसमें एक्सचेंज रेट को मार्केट बेस्ड रखना है, गैस प्राइसेस बढ़ाना है, बिजली की कीमतें बढ़ाना है, ये तमाम कड़वा घूंट हमें पीना पड़ेगा और तभी IMF जो है वो फिर हमें अगली किस्त जारी करेगा? हमें थोड़ी सी इसके अंदर मईशत की समझ दिखानी पड़ेगी। अगर हम डॉलर का रियल रेट नहीं रखते तो हमने देख लिया कि पिछले 4 महीने में तकरीबन $1.5 बिलियन जो है वो रेमिटेंस में कमी आ गई है, क्योंकि 10-12% जो रेमिटेंस है वो साइफन ऑफ होकर हुंडी और हवाले की मार्केट में चले जाता है। तो अगर IMF की ये शर्त नहीं भी हो तो ये गुड इकनॉमिक्स तो है ना कि आप इस वक्त जब आपके पास 3-4 बिलियन डॉलर, $4 बिलियन रह गए हों कि इस पर आप $1.5 बिलियन जो है वो रेमिटेंस के कम ना कर दें। इसी तरह आपका एक्सपोर्टर जो है वो 10% पैसे बाहर रख सकता है, और वो 10% पैसे बाहर रखता है, वो भी एक चीज़ देखने की है। तीसरी चीज़ ये कि फिर आप अपने एक्सपोर्टर्स को अनकम्पेरेटिव कर रहे हैं दुनिया में, और अगर आपकी कोशिश ये है कि एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट बढ़े, तो फिर ये तो अजीब सी बात है ना कि हुकूमत जो है वो 260 रुपए की मार्केट में 228-229 रुपए का डॉलर जो है वो इंपोर्टर को दे रहा है, जबकि इंपोर्टर जो वो माल मंगवा रहा है तो वो 260 के हिसाब से ही बेच रहा है, क्योंकि उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट 260 है। तो ये और उसके बाद फिर आपने जब ये आपने हरकत की तो उसके बाद थोड़ी सी डिफ़ॉल्ट रिस्क आपने बढ़ा दिया, जिसकी वजह से एक और डिमांड फॉर डॉलर आपने क्रिएट कर दी कि जिसके तहत रुपयों में होर्डिंग शुरू हो गई डॉलर्स की, कि लोगों ने स्टोर ऑफ वैल्यू करना लगा। तो ये IMF की शर्त तो है मेरे ख्याल से कि रुपये के अंदर, मार्केट के अंदर आप उसको प्री डिटरमिन्ड रेट ना करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये गुड सेंस का भी तकाजा है और गुड इकनॉमिक्स का भी तकाजा है कि आप इसको फ्री मार्केट पे छोड़ दें। मिफ्ता इस्माइल साहब, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो इस वक्त ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में जो माली मुश्किलात हैं ये पहले भी आई हैं, लेकिन आज जितने बुरे हालात नहीं हुए, यानी कि करंट अकाउंट के इशूज़ पहले भी पैदा हुए हैं, डॉलर शॉर्टेजेस हुई हैं, लेकिन इस वक्त जो हमें कर्जा अदा करना है वो एक बहुत बड़ा बोझ है, तो डॉलर्स हमें हर साल चाहिए होंगे। इसके अलावा कभी ये नहीं देखा गया कि ग्रोथ इतनी कम हो जाए और इतने मसाइल पैदा हो जाए जो इस वक्त इंपोर्ट को लेकर हैं, LCs को लेकर हैं, कि बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑटोमोबाइल्स हो या दूसरी फैक्ट्रीज हो, वो अपनी प्रोडक्शन बंद कर दें। तो आप भी इस बात से मुत्तफिक है? क्या ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे गए पाकिस्तान में? देखिए, जो इस वक्त आप ये समझ लें कि 2-3 चीज़ें ऐसी हुई हैं दुनिया भर में और पाकिस्तान में कि जिससे एक सारे मनफी चीज़ें हुई हैं। मिसाल के तौर पे दुनिया में जितना इस वक्त इंटरेस्ट रेट है, इतना मेरे ख्याल से 30 साल में कभी भी इतना हाई इंटरेस्ट रेट नहीं रहा। जितना दुनिया के अंदर मिसाल के तौर पर जो इन्फ्लेशन था वो कभी इतना हाई नहीं रहा। अब तो डॉलर नीचे आया, नहीं तो डॉलर जो था जितना ऊपर था दूसरी करेंसीज के सामने, यूरो के सामने, येन के सामने, ब्रिटिश पाउंड के सामने, ब्रिटिश पाउंड तकरीबन पैरिटी पे आ गया था, येन पैरिटी पे आ गया था, सॉरी यूरो पैरिटी पे आ गया था डॉलर के साथ। तो ये डॉलर की बड़ी तेज़ी थी, इन्फ्लेशन था, इंटरेस्ट था, ये तो दुनिया के हालात थे। उसके बाद फिर यूक्रेन की जो जंग आई तो आपका गैस इतना महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, उसके एक और असरात हो गए।
इससे पहले चल रहा था इवन बिफोर द वॉर एक इंटरनेशनल सुपर कमोडिटी सुपर साइकिल, जिससे कमोडिटीज़ महंगी थी, गंदम महंगी हो गई, यूरिया महंगी हो गई, दीगर चीज़ें महंगी हो गई, कपास महंगी हो गई। तो ये सारी चीज़ें एक नेगेटिव थी दुनिया भर में। और फिर पाकिस्तान के हालात ये थे कि यहाँ पर एक तो हम करंट अकाउंट डेफिसिट लास्ट ईयर इमरान खान साहब 18 बिलियन 17.5 बिलियन का छोड़ के गए, वो एक बहुत ज़्यादा करंट अकाउंट डेफिसिट था। उसके बाद आपको 20 अरब 21 अरब डॉलर इस साल वापस करने, और अब हर साल ही वापस करने होंगे क्योंकि आपका 100 अरब डॉलर का लोन हो गया, तो हर साल आपको वापस करने हैं। और क्योंकि वापस करने के आपके पास पैसे नहीं होते, तो आप एक मुल्क से कर्ज लेकर दूसरे मुल्क को देते हैं या एक इदारे से कर्ज लेकर दूसरे इदारे को देते हैं। तो जब तक हम एक्सपोर्ट नहीं बढ़ाएंगे हम इस हालात में रहेंगे। फिर उसके बाद खान साहब ने जो हरकत की और फरवरी के अंदर गैस की प्राइस कम करके IMF का माहिदा तोड़ा, वो मेरे ख्याल से एक पाकिस्तान को डिफिकल्टी में लेके गया, और उसका फिर सद्देबाब हमने किया। लेकिन उसके बाद आपने बिल्कुल दोबारा बहाल किया IMF का प्रोग्राम। लेकिन अगर अक्टूबर में हम इस IMF प्लान को कंटिन्यू करते और जो मेजर्स लेने की हम कमिटमेंट कर चुके थे वो ले लेते, तो क्या आज हालात ज्यादा बेहतर ना होते, कम से कम जो आज हालात हैं उनसे? क्योंकि देखिए अक्टूबर में ज़र मुबादला के ज़खायर 8.8 बिलियन डॉलर के थे, आज 4.6 बिलियन डॉलर के हैं। अगर IMF प्रोग्राम में होते तो शायद दोस्त ममालिक भी हमें पैसे दे रहे थे, जो आप कह रहे थे कि 4 बिलियन डॉलर की शॉर्टेज है वो हमें मिल जाएंगे, तो वो पैसे भी मिल जाते। और क्योंकि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर अक्टूबर से लेकर आधे हो चुके हैं, तो जो गैप है इंटरबैंक मार्केट में, ओपन मार्केट में, उसकी वजह से तरसीलात ज़र में कमी आ रही है। अक्टूबर से लेकर अब तक 16% की कमी है। एनुअली ये फिगर 4.5 बिलियन डॉलर का बनता है। तो यानी कि आज दोस्त ममालिक 4 बिलियन डॉलर दे भी दे, तो वो जो हम नुकसान रेमिटेंसेस ना आने की वजह से कर रहे हैं वही पूरा होगा, उससे ज्यादा हमारे रिजर्व में फायदा नहीं होगा। तो अक्टूबर में ये फैसले कर लेते हैं तो ज्यादा बेहतर पोजीशन नहीं होती है? देखिए, एक तो ये काउंटर फैक्चुअल है, लेकिन ये बात तो दुरुस्त है कि अगर एक हम इनर्शिया हटा दिया और फिर से वापस से मोमेंटम लाना है तो वो बड़ी मुश्किल हो गई थी। और एक जब बड़ी मुश्किल से प्रोग्राम रिन्यू करा था, और सितंबर तक देखें, ये हुकूमत भी बार बार कहती रही कि सितंबर तक का रिव्यू कर लो, तो उसका ये वजह था कि सितंबर तक हमने तकरीबन चीज़ें ठीक रखी हुई थी, और सितंबर तक का रिव्यू कर सकते थे। और अब खैर क्या बोले आदमी, लेकिन ये मुल्क का नुकसान हो गया है। देखें, आपने जो बात बताई कि ज़र मुबादला का भी नुकसान हो गया, लेकिन जो इंडस्ट्री बंद हुई है, थोड़ी सी एक्सपोर्ट ऑर्डर्स कम हो गए हैं, क्योंकि हमने अपने एक्सपोर्टर्स को अनकम्पैरेटिव किया है। एक्सपोर्टर्स ने पैसे बाहर रखना शुरू कर दिए हैं, जो होर्डिंग डॉलर्स की हो गई है, तो उससे महंगाई भी और होती है। तो बहुत सारी वजूहत हैं जिससे बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। तो आप कह रहे हैं सितंबर तक का रिव्यू जो है कर लेते तो फायदा हो जाता, उस वक्त हालात बेहतर थे। तो आज आप भी ये मेरे ख्याल से सवाल कर सकते हैं कि मुझे क्यों निकाला फिर, क्योंकि वो फैसले शायद अक्टूबर में आप भी ले लेते जो आज हम जनवरी फरवरी में लेने की बात कर रहे हैं, वो फैसले अक्टूबर में भी लिए जा सकते थे। देखिए, नहीं देखें, इसमें टेक इट सीरियसली एंड देखें, मियां नवाज शरीफ जब ये कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, तो उनको पाकिस्तान की आवाम हुकूमत में लेके आई थी और वो ये कह रहे थे कि आपने अकामे के बेस पे मुझे क्यों निकाला, जबकि मुझे पाकिस्तान की आवाम ने लेके आए थे। मुझे तो शहबाज शरीफ लेकर आए थे और इनका ये सवाब था कि वो मुझे निकाल सकते हैं। आवाम ये ज़रूर उनसे पूछ सकती है कि आपने मिफ्ता को निकाल के डार साहब को लेकर आए हैं तो क्या अच्छा है ये, वो दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन वो उनका सवाब दीदा और उन्होंने मुझे निकाला। इसी कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ ना, आपको अगर बतौर वजीर खजाना हटाया, और उस वक्त हटाया है जब हुकूमत इस बात का क्रेडिट ले रही थी कि आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, और जाहिर सी बात है आपका मतलब है कि शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट ने बचाया है, तो उस वक्त आपने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया और आपको हटा दिया गया। तो आज हालात बेहतर हैं या अक्टूबर में हालात बेहतर थे? इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं पूछ रहा हूँ ना, फिर आप सवाल तो कर सकते हैं ना कि मुझे क्यों निकाला। देखें ऑब्वियसली देखें, मैं जो भी मैं करता था शहबाज शरीफ साहब के मर्ज़ी से करता था और उनका पॉलिटिकल कैपिटल था। मैंने तो पहले भी गुजारिश करी है कि मेरा या डार साहब का तो कोई पॉलिटिकल कैपिटल नहीं है, मियां नवाज शरीफ का और शहबाज साहब का था। हमने रिकमेंडेशन करनी होती है इस फाइनेंस मिनिस्टर की, ये चीज़ें करें आप, प्राइम मिनिस्टर से थोड़ी पुश बैक होती है, लेकिन बहरहाल हमने जो भी इक़दाम किए उसकी वजह से अल्लाह की मेहरबानी से हमने पाकिस्तान को उस वक्त डिफ़ॉल्ट से बचाया। और जब मैं जा रहा था तो उस वक्त डिफ़ॉल्ट की बातें कोई होती भी नहीं थी, और उसके बाद मतलब ये कि तो करेंसी भी ठीक थी, एवरीथिंग वाज ओके, थिंग्स वर गेटिंग बेटर। अब थिंग्स ख़राब हो गई हैं, तो उसके अंदर ऑब्वियसली यू हैव टू क्वेश्चन के पिछले जो 2-3 महीने में कारकर्दगी रही है, उसके अंदर हमको देखना है कि कैसी कारकर्दगी रही है। और मिफ्ता साहब, अब पॉलिटिकली भी हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो गया ये फैसले इस वक्त करना, क्योंकि अब केपी असेंबली, पंजाब असेंबली डिसॉल्व हो चुकी हैं, विद इन 3 मंथ्स वहाँ पे इलेक्शन होने हैं। तो इस वक्त अगर आपकी हुकूमत ये अहम इकदामात उठाने जा रही है जिससे यकीनन अवाम पे महंगाई का बोझ बढ़ेगा, तो आपको लग रहा है कि हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि इंतखाबात भी साथ साथ लड़े जब महंगाई में इतना इजाफा हो रहा होगा?
देखिए, मैं पहले भी ये बात करता था कि हमें अव्वलीन तरजीह जो है वो रियासत बचाने की होनी चाहिए, ना कि सियासत बचाने की होनी चाहिए। और ये आई थिंक कि ये एक सियासतदान को ये बात एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान हैं तो पाकिस्तान के अंदर सियासत करेंगे, तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो अफजल होनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप ये फ़ैसले नहीं लेते, जिसको आप मुश्किल फ़ैसले कहते हैं और जो कि बड़ी आवाम के ऊपर मुश्किल डालेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता जिस रविश पे आप जा रहे हैं उस रविश पे चले गए, अगर IMF उठ के चला गया और दोस्त ममालिक ने ऑलरेडी आपको जो कह दिया है वो कह दिया है, तो फिर आप किधर जाएंगे? उसके बाद जो आवाम की मुश्किल होगी वो क्या होगी? तो आपने तो आवाम की मुश्किल मिनिमाइज़ कर रहे हैं, आप बढ़ा नहीं रहे मुश्किल, आप बड़ी मुश्किल से बचा रहे हैं। ये दूसरी बात समझने की बहुत ज़रूरत है। और जब हुकूमत ये इकदाम ले तो मेरी मीडिया से और बिलखसूस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा स्पेस दें इस हुकूमत को। अगर ये आपके मुश्किल फ़ैसले लेती है और अगर गैस महंगी करती है या दीगर चीज़ें होती हैं तो थोड़ी सी स्पेस दें कि इनके पास चॉइस नहीं है। हाँ, ये वो रिफॉर्म्स हैं मिफ्ताह इस्माइल साहब जिन पर हम बार बार बात करते रहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में आप गैस महंगी खरीदें, पेट्रोल महंगा खरीदें और सस्ता बेचें। ये और इसके अलावा कई रिफॉर्म्स हैं। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है 500-600 अरब रुपए का सालाना नुकसान करें, हमने इन पर फैसले करने हैं। लेकिन मसला वहाँ होता है कि जब कोई आके ये दावा करता है कि हम IMF से बेहतर नेगोशिएट कर सकेंगे, हमें पता है IMF से कैसे डील करना है, वी डोंट केयर अबाउट IMF। और इसमें मैं सिर्फ मैं इसमें इसाक डार साहब की बात नहीं कर रहा हूं, इसी किस्म के दावे असद उमर साहब ने भी किए थे, शौकत तरीन साहब ने भी वो भड़कियां मारी थी कि हम ये करके दिखाएंगे। होता कुछ नहीं है प्रैक्टिकली। जब वो खुद सीट पे आते हैं उनको पता है कि IMF जो कह रहा है वो करना पड़ेगा, आपको अपनी मईशत को दुरुस्त करना पड़ेगा। ये मसला होता है ना। देखिए मैं आपसे गुजारिश करूं, मैं खुद भी IMF में नौकरी कर चुका हूं और जिस यूनिवर्सिटी से मैंने PhD करी थी, IMF का जो आज मिशन चीफ है उसने भी उसी यूनिवर्सिटी से PhD करी थी, मैंने थोड़ी सी पहले करी हुई थी उससे। जो IMF बात कह रहा है वो क्या कह रहा है? आपको ये कह रहा है जब आप पेट्रोल सस्ता बेच रहे थे कि यार आप जितने खरीद रहे हो उससे सस्ता पेट्रोल ना बेचो। तो मुझे तो सऊदी मिनिस्टर ने भी कहा था, ये फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि तुम हमसे सस्ता डीजल बेच रहे हो। हम एक ज़माने में UAE से सस्ता पेट्रोल और डीजल बेच रहे थे। जिन ममालिक से आप जाके पैसे मांगते हैं उन मुल्कों से, जिन मुल्कों में तेल निकलता है उनसे आप सस्ता पेट्रोल और डीजल कैसे बेच सकते हैं? आज अगर पाकिस्तान के अंदर 960 या 970 रुपए की गैस की एवरेज कॉस्ट है तो आप नहीं गैस बढ़ाएंगे। और अगर आप इंडस्ट्री को भी, सीमेंट इंडस्ट्री को भी, फर्टिलाइज़र को भी, सबको, जनरल इंडस्ट्री को भी सब्सिडाइज करेंगे तो कहीं ना कहीं से तो पैसे पूरे होंगे ना। अगर वो आप पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, पिछले 2-3 साल में खान साहब ही करके गए थे गैस की कंपनियां। उसके बाद अगर आप ये पैसे नहीं बढ़ाएंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो अगर आप पैसे प्रिंट करते हैं या पैसे बैंक से लेते हैं और उससे मनी सप्लाई बढ़ती है, उससे भी इन्फ्लेशन आता है। आपको दूसरा स्टेप भी तो सोचना है ना। आप सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि पैसे नहीं बताइएगा कि ये IMF के प्रोग्राम में जाना, ये तो ऑब्वियसली टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये तो मतलब हम ये कह रहे हैं कि हम अपने आप को डिफॉल्ट से बचाएंगे, लेकिन आगे का भी सफर जो है बड़ा कठिन है। जरा बताएं कि कैसे हम अपने रिजर्व्स को बिल्ड कर सकते हैं। इस वक्त तो बिल्कुल $4.6 बिलियन वाले हालात हैं, क्योंकि हम कोई बॉन्ड्स इशू नहीं कर सकते। जो रेट है इस वक्त, दोस्त ममालिक ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे अब पाकिस्तान को उस तरीके से सपोर्ट करने में जैसे माजी में किया है, क्योंकि ऑलरेडी उनके काफ़ी डिपॉजिट्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो सिर्फ महज रोल ओवर के जरिए तो आपने रिजर्व्स को नहीं बढ़ा सकते। तो कैसे फिर इन हालात में अपने रिजर्व्स को बढ़ाएं जब इंपोर्ट्स नहीं हो रही हैं, LCs नहीं खुल रही हैं, रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं कर पा रही। टेक्सटाइल वाले कह रहे हैं कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स $20 बिलियन की करने का सोच रहे थे, अब शायद $16 बिलियन क्यों? कैसे रियलिस्टिकली अपने रिजर्व्स को बढ़ा सकते हैं इन हालात में? भाई एक ही तरीका है किसी भी हालात में, कोई भी हालात हो, कि आपने एक्सपोर्ट ज़्यादा करना है और आपने इंपोर्ट या कम करना है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप उधार ले सकते हैं, ठीक है। अभी आप क्या कर रहे हैं पिछले चंद सालों से कि आप एक मुल्क से उधार लेके दूसरे मुल्क को देते हैं, एक इदारे से उधार लेके दूसरों को देते हैं। कोई जादू थोड़ी है ये। मतलब मईशत को इतना थोड़ा सा आदमी अगर सोच ले कि भाई आपके पास डॉलर्स की कमी है, आपको हर साल $20 बिलियन वापस करने हैं, इस साल 21 देने, अगले साल शायद इससे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे। ये जब 21 आप देंगे वापस, तो ये कहाँ से देंगे? आपके पास तो नहीं है, आप कर्ज लेके देंगे, तो ये 3-4 साल बाद ये भी वापस करने पड़ेंगे। तो कभी ना कभी हमको एक्सपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा हमसे इंपोर्ट से। 1992 में हमारा भी उतना ही एक्सपोर्ट था जितना वियतनाम का एक्सपोर्ट था। आज उसका 300 अरब का एक्सपोर्ट है, हमारा 30 बिलियन का एक्सपोर्ट है। तो हम क्यों नहीं बढ़ा पा रहे एक्सपोर्ट के? पाकिस्तानियों में कोई कमी तो नहीं है। अगर हम ये पॉलिसीज़ बेहतर कर लें तो एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ा सकते? लेकिन ये चीज़ें की तरफ हमको जाना पड़ेगा ना। जब हम आर्टिफिशियली, जब करेंसी की मिसाल के तौर पे आप ये बात कर रहे थे, रख रहे हैं, तो एक ये नुकसान तो होता है ना कि आपकी एक्सपोर्ट एज अ परसेंटेज ऑफ GDP कम हो गई है, आपकी एक्सपोर्ट एज अ शेयर ऑफ वर्ल्ड एक्सपोर्ट कम हो गई है। तो हम अगर एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, देखें अब कोई और तरीका नहीं है। मैं आपको सच बताऊं, आप अब इतने अरसे तक हम आहिस्ते आहिस्ते मुल्कों से, दूसरे ममालिक से, इंस्टीट्यूशन से कर्ज लेते रहे। फिर इस साल जो है आपका फ्लड आ गया, वो भी एक बहुत ज़्यादा आपको इसने झटका दिया, आपकी कपास ख़राब हो गई, दीगर चीज़ें ख़राब हो गई। अब हुकूमत ये काम कर रही है, अल्लाह करे ये इसमें कामयाब हो जाए तो उसके बाद एक ऐसा
कौम हमको ये सोचना पड़ेगा कि हमको अब एक्सपोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा, हमको पैदावार की तरफ जाना पड़ेगा, हमको सनती पैदावार भी बढ़ानी पड़ेगी और बिलखुसूस हमको ज़रूरी पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। एक आर्ग्यूमेंट ये है कि पाकिस्तान क्योंकि एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है, तो आप जितना भी अपने रुपए को डीवैल्यू कर दें, एक्सपोर्ट्स में आपका इतना इजाफा नहीं होगा। थ्योरेटिकली आई एग्री विथ यू कि एक तो हम अपने इंपोर्ट्स को सब्सिडाइज करते हैं जब अपने करेंसी को ओवर वैल्यू रखते हैं, और दूसरा ऑब्वियसली हम अपने एक्सपोर्टर्स को चांस नहीं दे रहे होते कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कंपीट कर सकें। लेकिन जो दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आपने 2017 में 100 रुपए का डॉलर था, वहां से आप 250 तक लेकर आ गए, लेकिन आपकी एक्सपोर्ट्स में कोई 100% या उससे ज्यादा का इजाफा नहीं हुआ। और जितना इजाफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में किया भी, खासतौर पर आखिरी साल में, उसका ज्यादा क्वांटम जो है वो वैल्यू पे था ना कि क्वांटिटी पे था। तो फिर ये आर्ग्यूमेंट कहते हैं वहां पे किल हो जाता है पाकिस्तान के सिनेरियो में, जहां पे हम सिर्फ ये कहते हैं कि अपने करेंसी को डीवैल्यू करके आप अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा लें। शायद जापान ने ये किया हो कामयाबी के साथ, चाइना ने किया हो, हम नहीं कर पा रहे हैं। ये बात एकदम आर्ग्यूमेंट जो है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। देखें, एक तो हमारी कोई ऐसी इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी नहीं है। अगर हम 20-22% ऑफ द इकोनॉमी इंपोर्ट करते हैं तो ये कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है। लोग इससे बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान की साइज़ की इकोनॉमी में अगर इतना इंपोर्ट हो रहा है तो इसमें इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। द आइडिया इज़, देखें ना, बांग्लादेश मिसाल के तौर पर वो तो कपास भी नहीं है, वो धागा इंपोर्ट करता है या कपड़ा इंपोर्ट करता है, गारमेंट्स बना के वैल्यू एडिशन करके बेच देता है। अब अगर मिसाल के तौर पर आप डिवैल्यू करते हैं या डिवैल्यू होने देते हैं या फेयर मार्केट वैल्यूज़ होने देते हैं, और अगर इसमें से चीज़ें महंगी हो जाती हैं, मिसाल के तौर पर अब गाड़ियाँ आ रही हैं, और अगर गाड़ियाँ महंगी होती हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं और थोड़ी सी गाड़ियाँ महंगी हो जाती हैं, तो हो जाने दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं तकलीफ तो होती है, लेकिन इस चीज़ों में जो है वो अमीर लोगों को ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उनके कंजम्पशन के अंदर उनके जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं उसमें इंपोर्टेड चीज़ें ज़्यादा होती हैं। गरीब आदमी के लिए इतनी इंपोर्टेड चीज़ें नहीं होती हैं। लेकिन ये समझाइए ना जरा, कैपेसिटी जाती है। एक तो ये भी इशू है ना कि हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया अपनी एक्सपोर्ट्स को मुख्तलिफ सेक्टर्स में, कैपेसिटी का भी इशू है, क्योंकि हमारे सामने मिसाल तो है ना, हम 100 रुपए से डॉलर को 250 लेके गए हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट्स में नहीं इजाफा हुआ है। क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये है मेरे भाई कि आपने सिर्फ नॉमिनल नंबर्स नहीं देखने होते हैं, आपने इसको देखना होता है कि इस पाकिस्तान में इन्फ्लेशन क्या है कंपेयर टू आवर ट्रेडिंग पार्टनर्स। अगर ट्रेडिंग पार्टनर्स के अंदर 2% इन्फ्लेशन चल रहा है, आपका 12% चल रहा है, तो 10% तो आपकी करेंसी ओवर वैल्यू हो जाएगी अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो। आप देख लीजिए कि रेयर के हिसाब से 2010 पे, वहीं पे आज जो डॉलर का रेट है रेयर के हिसाब से वो 2010 में था, नॉमिनल वैल्यू 2000 है इन्फ्लेशन की वजह से। आपने ऐसा तो नहीं है ना कि आपने लो इन्फ्लेशन कंट्री के अंदर डिवैल्यूशन कर दिया। हमारे तो ट्रेडिंग पार्टनर से हमारे यहाँ ज़्यादा इन्फ्लेशन है। तो इसमें मैं आपको सच बताऊं, देखें, जिस तरह और कमोडिटी होती हैं, डॉलर भी एक कमोडिटी होती है। हमको जो नंबर फोकस करना चाहिए वो फोकस करना चाहिए एक्सपोर्ट्स, हमको फोकस नहीं करना चाहिए डॉलर का नंबर। अगर हमको ये सोचना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर को शाबाशी इस पे मिलनी चाहिए या डीमेरिट इस पे मिलने चाहिए कि आपने एक्सपोर्ट कितना किया और एक्सपोर्ट कितना बढ़ाया। अगर आप डॉलर को चेस करते रहेंगे, लेकिन इस वक्त एक जो मसला है, और ये कुछ मुख्तलिफ इकोनॉमिस्ट जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में भी, साकिब शिरानी साहब ने खासतौर पर इस कंसर्न का इजहार किया था कि देखिए अब ये जो प्रोडक्शन कम हो रही है, कोई बंद कर रहा है, कोई आर्जी तौर पर बंद कर रहा है, इसका ये अगर लास्ट किया फॉर लॉन्ग टाइम तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट हो सकता है कि कंपनी जो मशीनरी मंगवा रही थी पिछले 2-3 साल में या प्रोडक्शन एनहांस करने की कोशिश कर रही थी वो नहीं करेंगी। और आपको पता है कोविड में एक पाकिस्तान को बड़ा फायदा हुआ जब बांग्लादेश बंद था, इंडिया बंद था, कि हमें एक्सपोर्ट्स के वो ऑर्डर्स जो कि वॉर ऑफ टेरर की वजह से या बिजली की लोड शेडिंग की वजह से नहीं मिल रहे थे 12-13 में, वो कोविड के दौर में मिले। बट अगर वो मार्केट हम लूज कर दें इसलिए क्योंकि एलसीज नहीं खुल रही है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट करें, तो फिर क्या होगा? ये तो मुस्तकिल नुकसान हो जाएगा प्रोडक्शन बंद होने से। तो ये शहजाद भाई, ये आर्ग्यूमेंट एकदम मुख्तलिफ है आपके, उस पर जवाब देता हूँ। एकदम वैलिड आर्ग्यूमेंट है। जो पहली वाली बात थी वो एकदम गलत मेरा समझता हूँ कि जिसके अंदर डॉलर की नॉमिनल वैल्यू पे हम सोचें कि अगर हमारा डिवैल्यू क्यों नहीं कम हो रहा है, एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ रहा, वो हमको देखना है कि हमारा एक्चुअल यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना है। ये वाली जो बात है आपकी कि एक मरतबा कस्टमर को खो देने से बहुत नुकसान होता है। जब लोगों को ये लगा कि हमारी एलसियाँ खोलना बहुत मुश्किल हो गई हैं, तो जो मैं जानता हूँ टेक्सटाइल वालों को कि जिनको ऑर्डर था तो उनके ऑर्डर, हालांकि वो सस्ता दे रहे थे, वो लोगों ने चीन से जाके थोड़ा सा महंगा लिया, थोड़ा सा हमसे लिया, थोड़ा सा उनसे लिया, एवरेज करी उन्होंने, लेकिन पूरा प्रोग्राम पाकिस्तान की तरफ नहीं दिया, थोड़ा सा इधर उधर दे दिया। दैट इज़ ट्रू। आपको 1-2-4 साल के लिए लॉन्ग टर्म इसको वो स्टेबल करना पड़ेगा। और जो आपने बात करी कोविड के अंदर हमको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, उसके बाद कोविड ने जो बैंकों ने लोन दिए, लेकिन मैं उस पर भी गुजारिश करता हूँ, देखें 500 अरब रुपए के आपने टर्फ लोन दिए, दीगर लोन दिए, लेकिन कभी मेरे ख्याल से स्टेट बैंक और फाइनेंस मिनिस्ट्री और पेट्रोलियम के लोग साथ तो नहीं बैठे थे उस ज़माने में
2020-21 में, और डिसाइड तो नहीं किया था कि जो नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उनको गैस कहाँ से देंगे, जो नई फैक्ट्रियाँ लग रही हैं उनको बिजली कहाँ से देंगे। तो यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं नूरियाबाद के अंदर, पंजाब में, दीगर जगहों पे जो फैक्ट्रियाँ बंद रखी हैं, क्योंकि आपने पैसे दे के उनको फैक्ट्रियाँ लोन तो दे दिए, उन्होंने बेचारों ने फैक्ट्री भी लगा दी, लेकिन आप गैस नहीं दे पा रहे, आप बिजली नहीं दे पा रहे। तो हुकूमत को कुछ कड़े फैसले आप लेने पड़ेंगे कि यार शायद थोड़ी सी लोड शेडिंग कर लो, लेकिन इंडस्ट्री पूरे पाकिस्तान में चलने दो। उसके बाद आपको ये भी फैसला करना पड़ेगा कि अगर आपकी डोमेस्टिक के अंदर 20% गैस जो है UFG हो जाती है, अनअकाउंटेड फॉर गैस, तो फिर आपको शायद हाई प्रेशर पे सारी इंडस्ट्री को ही गैस देनी चाहिए, प्रिजर्व करनी चाहिए। ये बहुत सारे फैसले हैं जो मेरे ख्याल से हमको लेने चाहिए। एक और ऑब्वियसली जो तरीका है अपने रिजर्व्स को बढ़ाने का, या तो हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लेकर आएं, जो कि हर साल हम देख रहे हैं कम होती जा रही है, प्राइवेटाइज करें, अपने एसेट्स को बेचें। अब तो दोस्त मवाली के कह रहे हैं कि कर्जा नहीं देंगे, एसेट्स खरीदेंगे। लेकिन ट्रूली क्या मिफ्ता इस्माइल साहब, हमारे में अब वो कैपेसिटी, कॉम्पिटेंस रह गई है कि हम अपने एसेट्स को भी प्राइवेटाइज कर सकें? क्योंकि पिछले 15 साल में कोई बड़ा इदारा हमने प्राइवेटाइज नहीं किया है। तो यहां पे क्या पॉलिटिकल विल का मसला है या कॉम्पिटेंस का भी इशू है कि हम बेच ही नहीं सकते, अपने आप को मार्केट ही नहीं कर पाते? पॉलिटिकल इशू तो है, लेकिन आपके ख्याल में क्या ये भी फैक्टर है जिसकी वजह से हम नहीं कामयाबी से ये कर सकें? देखें कॉम्पिटेंस का इशू तो है पाकिस्तान में, इसमें कोई डाउट नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी कॉम्पिटेंस का इशू है, पॉलिटिशियंस के अंदर भी कॉम्पिटेंस का इशू है। बहुत सारे ऐसे वज़रा होते हैं जो मनसब पे बैठे होते हैं जो उनको काम नहीं पता, और बहुत सारे ऐसे सेक्रेटरीज भी होते हैं जिनको काम नहीं पता। इसका ये मतलब नहीं कि सारे ऐसे हैं, बहुत सारे बहुत काबिल लोग भी हैं। दूसरा मसला जो प्राइवेटाइजेशन का मैं समझता हूँ वो कानून का नुक्स है। कानून में सुकम है। जो कानून इस वक्त अगर आप टू द लेटर फॉलो करें और हर चीज़ एकदम स्पॉट ऑन टाइम हो जाए तो भी 460 दिन लगेंगे, विच इज़ 1.5 साल लगेगा आपको प्राइवेटाइज करने में। 1.5 साल में तो पाकिस्तान में पता नहीं क्या क्या हो जाता है। आप उसको कानून को भी तो आसान करते ना। आपने कानून के अंदर ये सोचा हुआ है कि हर आदमी चोर है और उसको शायद कहीं से हम चोरी के लिए बचा रहे हैं, उसके पीछे से नैब आ जाती है, उसके पीछे से वला आ जाता है, तो फिर आदमी कैसे प्राइवेटाइज करेगा? कोई सेक्रेटरी प्राइवेटाइजेशन होगा वो तो सोचेगा कि मैं तो जेल जाऊंगा कुछ भी करके, और 460 दिन किसी प्रोसेस में लगे तो हो ही नहीं सकता। 2007 से मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बैंक है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज बैंक जो नुकसान कर रहा है, 2008 से वो प्राइवेटाइजेशन पे है। उस और 2008 के बाद से 6-7 वज़राए आज़म आ चुके हैं, वो चीज़ प्राइवेटाइज नहीं हुई अब तक। तो ये तो मसला नहीं है कि किसी एक आदमी का कसूर है, किसी एक हुकूमत का कसूर है ये, और ऑब्वियसली इतनी कॉम्पिटेंस का भी मसला नहीं। तो कानून में भी सुकूम है। अभी मिसाल के तौर पर जब UAE आपसे शेयर मांग रहा था तो हम नहीं बेच पा रहे थे क्योंकि G2G का हमारे पास कोई था नहीं। उसके बाद मेरे ख्याल से अब कानून आ गया है, कानून पास हो गया है, तो उसके तहत हो सकता है। लेकिन हमको प्राइवेटाइजेशन के कानून को आसान करना पड़ेगा। हमको हर आदमी को चोर बोलने से गुरेज करना पड़ेगा अनलेस कि वो सचमुच चोर हो। और ये मैं अगेन शहजाद भाई, ये मीडिया को भी सोचना पड़ेगा कि हर आदमी हर वक्त चोरी नहीं कर रहा होता है। तो मतलब अगर आपने इस तरह करना है तो फिर कोई भी ब्यूरोक्रेट जो है वो हाथ नहीं रखाएगा प्राइवेटाइजेशन के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, उसके बाद मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।